हेलो नमस्कार छात्रों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में जो चर्चा का विषय रहेगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है और हम फिर वही आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से नई प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं तो आपको उन नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, जब आप सरकार के अंगों की बात करते हैं तो सरकार के जो अंग हैं, दैट मीन्स ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तीन प्रकार के आपके सामने आते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और क्या है, न्यायपालिका। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि विधायिका का कार्य क्या होगा, नियमों एवं कानूनों को बनाना, और जो नियम एवं कानून विधायिका बनाने का कार्य करती है, उन्हीं नियम एवं कानूनों को लागू करने का कार्य किसके पास होता है, कार्यपालिका के पास होता है। नियमों को बनाए जाने के संदर्भ में तथा नियमों को लागू किए जाने के संदर्भ में विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आता है, कोई भी डेडलॉक अगर आता है, गतिरोध पैदा होता है, तो उसे दूर करने का कार्य कौन करती है, आपकी न्यायपालिका। आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत संपूर्ण विश्व में सबसे विशाल लोकतंत्र माना जाता है और भारत में केवल लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का उदारवादी रूप भी मिलता है। ऐसे में सरकार के अंगों के बीच होने वाले जो आपके डिस्टर्बेंसेस हैं या सरकार के अंगों के बीच जो आने वाले आपके गतिरोध हैं या जो संघर्ष की स्थिति है, इस चीज को कैलकुलेट करना काफी ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो अगर आप इंडियन एस्पेक्ट यहां पे बनाते हैं, देखिएगा, अगर आप इंडियन एस्पेक्ट यहां पे बनाएंगे, चर्चा का विषय क्या रहेगा, बड़ी मजेदार चर्चा होने वाली है। अगर आप इंडियन एस्पेक्ट यहां पर इस तरीके से बनाने की बात करेंगे और इंडियन एस्पेक्ट में आप क्या दिखाएंगे, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स सरकार के अंग। तो सरकार का अंग तो उसी हिसाब से आपको बताना होगा। एक आपके सामने विधायिका है तो आप क्या कहेंगे, लेजिस्लेचर। एक आपके सामने एग्जीक्यूटिव है, दैट मीन्स कार्यपालिका। और एक मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, जुडिशरी, दैट मीन्स न्यायपालिका। जुडिशरी दैट मीन्स न्यायपालिका। अब देखिए होगा क्या कि मैंने समझाने की कोशिश की कि विधायिका का कार्य क्या होगा, नियम एवं कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य क्या होगा कि जो भी नियम एवं कानून विधायिका द्वारा बनाए गए उनको लागू करना। नियमों को बनाए जाने के दौरान और लागू किए जाने के दौरान अगर मान लीजिए विधायिका और कार्यपालिका में कोई भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उनको दूर करने का कार्य कौन करेगा, जुडिशरी। लेकिन मजे की बात क्या, मजे की बात यह है, हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में क्या है, भारत में सुप्रीमेसी किसकी पाई जाती है, भारत में सुप्रीमेसी किसकी पाई जाती है। तो आप कहेंगे भारत में किसकी सर्वोच्चता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स संविधान की सर्वोच्चता भारत में पाई जाती है। संविधान की सर्वोच्चता भारत में पाई जाती है। संविधान की सर्वोच्चता भारत में पाई जाती है। इतना होने के बावजूद भी हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि यहां पर अगर आप लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि अगर आप विधायिका को कार्यपालिका के साथ जोड़ देते हैं, तो यहां पर हमें डिस्कशन ये करने के लिए मिल जाता है कि जो आपका लेजिस्लेचर है और जो आपका प्लस में क्या है, एग्जीक्यूटिव है, अगर आप इन दोनों को एक साथ लेकर के चलने की बात करेंगे तो ये हमेशा किसके वर्सेस हो जाते हैं, ये हमेशा किसके वर्सेस हो जाते हैं, जुडिशरी के हो जाते हैं। ये डिस्कशन हमको भारत में लगातार क्या है, देखने के लिए मिलते हैं। भारत में संविधान की सर्वोच्चता कार्य कैसे करती है, ये क्लास के माध्यम से हमने आपको समझा भी रखा है। लेकिन हमारे यहाँ आए दिन ये चीजें देखने के मिलती हैं कि विधायिका कार्यपालिका जुड़कर काम करते हैं और विधायिका कार्यपालिका का टकराव किसके साथ होता है, जुडिशरी के साथ होता है। अब टकराव होने की बात तो है भाई आप एक बात देखो, लेजिस्लेचर को आपने क्या कहा, लॉ मेकिंग बॉडी कहा। लेजिस्लेचर को आपने क्या कहा, लॉ मेकिंग बॉडी कहा, लॉ मेकिंग बॉडी कहा, राइट। और एग्जीक्यूटिव को आपने क्या कहा है, इंप्लीमेंटेटिव बॉडी कहा। इंप्लीमेंटेटिव बॉडी आपने कहा, ठीक है। लेकिन जो आपका जुडिशरी है वो क्या है, वो है प्रोटेक्टर
प्रोटेक्टर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे ये भी तो आपको जोड़ के चलना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर आपका लॉ मेकिंग बॉडी होगा, एग्जीक्यूटिव आपका इंप्लीमेंटेटिव बॉडी होगा, लेकिन जो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, या भारत में जो संविधान की गरिमा है, या भारत में जो संविधान की महत्ता है, उसको संरक्षण देने का कार्य हमारे यहां पर किसके पास है? जुडिशरी के पास है। तो मामला यह बनता है कि कानूनों को बनाए जाते समय और कानूनों को लागू किए जाते समय, है ना, संविधान की गरिमा पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, भारतीय नागरिकों के अधिकारों, मौलिक अधिकारों पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यानी कि एक लाइन में आप कह सकते हैं कि कानूनों को बनाए जाते समय और कानूनों को लागू कराए जाते समय संविधान की सर्वोच्चता भारत में बनी रहनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा? आपका जुडिशरी करेगा, यानी कि न्यायपालिका करके चलेगा। और न्यायपालिका को आपने इसीलिए तो क्या कहा? संविधान का संरक्षक आपने कहा है। तो इसलिए हमारे यहां आयोजन क्या है, यह बहस होती रहती है कि आखिर हमारे यहां सर्वोच्च है कौन? संविधान की सर्वोच्चता होने के बावजूद भी झगड़े की वजह क्या मिल जाती है? विधायिका, कार्यपालिका दोनों अपने आप को सर्वोच्च कहने की बात करते हैं, और न्यायपालिका अलग से क्या है? अपने आप को सर्वोच्च कहने की बात करती है। और इस लड़ाई में कभी तो आपका विधायक ऊपर आ जाता है, कभी न्यायपालिका नीचे चला जाता है, कभी आपका न्यायपालिका ऊपर आ जाता है और विधायिका क्या आपका नीचे चला जाता है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण क्या है, हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और वो जो सुंदर उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे वही आपको ये बताएगा कि जानकारी तो है आपके पास उसके बारे में, लेकिन समय की जो बदलती हुई मांग है, उसे बदलती हुई मांग के अनुसार उस जानकारी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको क्या करने हैं, किस तरीके से आप उसको नया रूप दे करके चलेंगे, हम आपको समझाते हैं। आइए, आपने देखा होगा कि हमारे यहां पर क्या है, हमारे यहां पर एक 9th शेड्यूल आपको मिलेगा। 9th शेड्यूल आपको मिलेगा, और 9th शेड्यूल के अगेंस्ट आप लोग क्या स्टैब्लिश करके चलेंगे? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू तो जो झगड़ा मैंने दिखाया था उसके एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की बात करते हैं। अब मामला क्या बनेगा? जो आपका 9th शेड्यूल है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, और हम यह भी जानते हैं कि जो आपका 9वीं अनुसूची है, जो आपका 9th शेड्यूल है, ये किसके साथ डील करती है? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स, और ये जो आपके लैंड रिफॉर्म्स हैं, ये किसके सिंबल बनते हैं? ये किसके सिंबल बनते हैं? तो मेरे प्यारे साथी क्या कहेंगे? एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। यह सब कुछ आपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ा भी होगा कि 9वीं अनुसूची का भारतीय संविधान में जो जुड़ाव होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग होता है, और ये डील किसके साथ करेगी? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स के साथ। और ये जो आपके भूमि सुधार है, ये फाइनली किसका सिंबल बनते हैं भारत में? जमींदारी उन्मूलन का। ये उद्देश्य क्या था आपका? 9th शेड्यूल का था। अब मजे की बात क्या? मजे की बात यह है कि यहां पर यह कहा गया उस समय कि जो आपका 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल को हम क्या मान लेते हैं? बॉक्स मान लेते हैं। 9th शेड्यूल को हम क्या मान लेते हैं? हम एक प्रकार का बॉक्स मान लेते हैं, और ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में हम क्या डाल देते हैं? सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा? हम इसमें क्या डाल देते हैं? विषय डाल देते हैं। और ये जो आपके विषय हैं, इनका संबंध किसके साथ होगा? लैंड रिफॉर्म के साथ होगा। किन के साथ होगा? लैंड रिफॉर्म्स के साथ होगा। तो यहां पर मामला ये कहा गया उस समय 9वीं अनुसूची के बारे में, यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची के जो आपके विषय हैं, इन विषयों का आप लोग क्या नहीं करा सकते? जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते। यानी कि विधायिका ने एक प्रकार से अपने आप को सर्वोच्च बनाने की कोशिश की है। विधायिका ने न्यायपालिका को खुली चुनौती दे दी है कि आपके पास भले ही जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के संदर्भ में जो भी हम विषय शामिल करेंगे, इन विषयों का आप क्या है? जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते।
लेकिन हम जानते हैं कि भारत में जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, इसी के बिहाफ पे जो आपकी न्यायपालिका है वो संविधान को संरक्षण देने की बात करती है, विधायिका कार्यपालिका की गतिविधियों के खिलाफ संविधान को मजबूत बनाने की बात करती है, संविधान को नकारात्मक से सकारात्मक बनाने की बात करती है, संविधान की गंभीरता को बनाकर रखने की बात करती है। लेकिन 9वीं अनुसूची के बारे में विधायिका ने यह कह दिया कि भैया जो भी सब्जेक्ट हम इसमें शामिल करके चलेंगे, उन तमाम प्रकार के सब्जेक्ट्स का आप लोग चाहकर भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका ने कहा अच्छा ऐसा है, यानी कि आप हमको कमजोर बनाने की बात कर रहे हो और हमको कमजोर बनाने के साथ साथ क्या है, अपने आप को मजबूत बनाने की बात करो। अब मामला क्या हुआ, मामला यह हुआ कि आपने देखा होगा 1973 एडी में एक रेफरेंस आपको मिलता है और इसको आप क्या कहते हैं, केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती मामला, भारती केस। और आपने ये भी देखा होगा कि जो आपका केशवानंदा भारती केस है, इसी में सबसे पहली बार एक प्रिंसिपल दिया गया, इसी में सबसे पहली बार क्या एक प्रिंसिपल दिया गया। और जो प्रिंसिपल आपको दिया गया उसको आपने क्या कहा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस मामले का जो फाइनल जजमेंट आपके सामने आता है वो कब आता है, वो आता 24 अप्रैल 1973 में आता है। तो जब केशवानंदा भारती मामले का जिक्र आप करके चलेंगे और केशवानंदा भारती मामले में संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आपके सामने रखा गया और विधायिका कार्यपालिका को समझाया गया कि आपकी जो गतिविधियां हैं वो संविधान की मूल आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकती। यानी कि संविधान के ऐसे पहलू, संविधान के ऐसे प्रावधान जिनको अगर आप भारतीय संविधान से बाहर का रास्ता दिखाने की बात करेंगे तो भारतीय संविधान अपनी गरिमा खो देगा, भारतीय संविधान अपनी पहचान खो देगा। तो उन सबको मिलाकर के एक तरीके से क्या कहा गया कि यह संविधान का मूलभूत ढांचा होगा। मैं इस पर अलग से किस दिन चर्चा कर लूंगा, अलग से चर्चा होगी, पूरा समझाऊंगा आपको। यहां इतना ही जोड़ के चलते हैं। और इसका जो मामला आया, जो फाइनल जजमेंट आपका आया वो कब आया, 24 अप्रैल 1973 में आया। तो 24 अप्रैल 1973 में संविधान की 9वीं अनुसूची को लेकर के बदलाव कर दिए गए। संविधान की 9वीं अनुसूची को पहले तो यह कहा जा रहा था, 1951 से यह कहा जा रहा था कि भूमि सुधार के संदर्भ में जो भी विषय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायपालिका उनकी जांच नहीं कर सकती। लेकिन बाद में जब केशवानंदा भारती मामले में संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया और विधायिका कार्यपालिका को यह समझाया गया कि 9वीं अनुसूची में कुछ विषयों को शामिल करके आप संविधान की मूल आत्मा को ठोस नहीं पहुंचा सकते, उसको नकारात्मक नहीं बना सकते, तो एक डेट आपको दी गई और यह कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित जितने भी विषय शामिल किए गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद भूमि सुधार के संदर्भ में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय शामिल किए गए उन सभी का जुडिशियल रिव्यू होगा। तो मामला क्या बना, अब इतना याद नहीं रखना है आपको कि 9वीं अनुसूची बराबर क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, इतना याद नहीं रखना है। अब आपको क्या है, ये सब कुछ जो घटनाक्रम मैंने आपके सामने रखा है, ये सारा घटनाक्रम आपको क्या है 9वीं अनुसूची के साथ क्या है जोड़ करके चलना पड़ेगा। तब जाकर क्या आप परीक्षा भवन में अपने आप को क्या इजिली सस्टेन करवा पाएंगे। और हम सभी लोगों का सामूहिक उद्देश्य यही है कि परीक्षा भवन में आपको चुनौतियों का सामना कम से कम करना पड़े, आएंगी तो सही, कम से कम करना पड़े और अच्छे से आप क्या है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ और फिर वही कहूंगा, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर आप एक बार टूट गए तो दोबारा से अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। निराश नहीं होना है, टूटना नहीं है, बस पढ़ते जाना है, समझते जाना है, नई तरीके से अपने आप को तैयार करते जाना है, नई सोच विकसित करती जानी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्या है हम आज की क्लास को क्या विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।